नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उस समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, उसका संतुलन कैसे करते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक है। हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ इसको समझ लीजिए, साथ साथ में आप लिखने की गलती मत करना। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहले इस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर दोबारा चालू करके इसको नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर आप साथ साथ में लिखने के लिए बैठ जाओगे तो चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाएगी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब कभी भी आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो पूरा फोकस करके ध्यान लगा के समझना ही है। लिखने के लिए बहुत टाइम है आपके पास में, जब चाहे तब लिख सकते हैं और चाहो तो किताब में से भी लिख लेना। ठीक है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपकी बुक में छपी हुई हैं, जब चाहो तब नोट्स बना लेना। लेकिन जब आप समझ रहे हो तो केवल आपको समझना ही है, नोट्स आपको एक बार समझने के बाद में बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जब आप नोट्स बनाओ ना तो उसको तो स्टेप बाय स्टेप ही बनाना है। ठीक है, लेकिन अभी इसको साथ साथ में समझ लीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या करना है, इसको पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जितने भी पदार्थ दिए गए हैं उनके चारों तरफ मुझे एक डब्बा बना देना है। ठीक है, चारों तरफ एक डब्बा बना देना है और हमेशा मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि अब जितने भी स्टेप आएंगे उनमें से किसी भी स्टेप के अंदर इस डब्बे के अंदर मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन इस डब्बे के बाहर ही करना है जो संभव हो। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, जितने भी पदार्थ दिए गए हैं उनके चारों तरफ मैंने एक डब्बा बना दिया और ध्यान में ये रखा है कि अब जितने भी स्टेप आएंगे उसमें किसी भी स्टेप में मुझे इन डब्बों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि दोनों तरफ कितने परमाणु हैं उनको गिन लेना है। ठीक है, जो भी परमाणु है उनको लिखो पहले, इसमें आयरन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों तरफ यही है। इस तरफ आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, और इस तरफ आयरन की संख्या कितनी है, 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 ही है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन दोनों तरफ समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तो दोनों तरफ संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, और आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है, केवल ये बैलेंस है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, इसमें जितने भी परमाणु हैं उनको गिन लेना है, दूसरे स्टेप में ये काम करना है। उसके बाद नंबर 3 पे हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें एक काम करना है, इनमें वह पदार्थ ढूंढना है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है, और इसमें 3 और 4 7 परमाणु है, और इसमें 2 परमाणु है, तो सबसे ज़्यादा परमाणु इसमें है, तो इसको हमें ढूंढने का काम करना है। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, वह पदार्थ ढूंढा जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उन परमाणुओं से में भी वो परमाणु देखना है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की है। तो तीसरे स्टेप में हमें इसको ढूंढना है। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, चौथे स्टेप में हमें ये करना है कि देखो यहाँ पर ये 4 है और इस तरफ ये 1 है। देखो यहाँ पे देखो, एक तरफ 4 है और एक तरफ 1 है, तो इस 1 को 4 बनाने के लिए उचित गुणक से मुझे गुणा करना है। अगर मुझे 1 को 4 बनाना है तो मुझे इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो कहाँ गुणा करूँ, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इस डब्बे के बाहर मुझे 4 से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गई, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए इस तरफ, और उस तरफ कितने हैं, केवल 2 ही है, यहाँ 8 हो गए और यहाँ पर पहले जो 2 थे वो के वही हैं। अब इस 2 को मुझे 8 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हो गए इस तरफ भी। तो पांचवें स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन दिया गया है इसको 4 से गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8, इस तरफ भी 8 हो गए और इस तरफ भी 8 हो गए। अभी हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, केवल कौन बच गया, Fe बच गया। तो छठे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस 1 को 3 बनाने के लिए देखूंगा कहाँ गुणा करूं, तो ये रहा, तो इसको मैं
3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, इधर भी 3 हो गए। ठीक है, तो अब देखो Fe की संख्या इधर भी 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 8, इधर भी 8। ठीक है, ये रहे 8। ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 4, इधर भी 4, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, तो हम कहेंगे कि अब ये समीकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है, माने जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। अब 7वें स्टेप में एक और काम कर सकते हैं हम लोग, अगर चाहें तो इनकी अवस्थाएं दिखा सकते हैं। जैसे Fe आयरन है, ये सॉलिड है, तो इसके लिए ब्रैकेट में S लिख देंगे। यहाँ पे ये जो H2O है इसको हम लोग गैस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये भाप है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये Fe3O4 है, इसको भी यहाँ पे S लिख देंगे, ये सॉलिड है। और ये हाइड्रोजन है, इसको G लिख देंगे क्योंकि ये गैस है। तो इस प्रकार से इसकी अवस्थाओं को भी हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में S लिखेंगे, लिक्विड है तो उसके ब्रैकेट में L लिखेंगे, और गैस है तो उसके ब्रैकेट में G लिखेंगे। और एक और होता है यहाँ पे अक्वस। तो अक्वस का मतलब ये होता है कि ये जलीय है। ठीक है, जलीय, जलीय यानी पानी में घुला हुआ जो होता है उसको अक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपको दिखानी आनी चाहिए। ये गैस था, इसके लिए G लिख दिया, ये सॉलिड था, इसके लिए S लिख दिया, ये गैस था, इसके लिए G। अब ये H2O जल है, जल गैस में कब होता है, जब वो भाप की अवस्था में होता है। ये सॉलिड था, इसके लिए हमने S लिख दिया। एक और स्टेप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि कोई अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। तो अगर इसको भी चाहो तो बना सकते हो कि नंबर 8 स्टेप में हम लोग ये दर्शा सकते हैं कि अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। यहाँ पर दाब की कितनी आवश्यकता है, टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता है, उन चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग दर्शा सकते हैं। मेनली तो यहाँ पर इतना ही है कि जब परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो ये था किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से क्लासेज अपलोड करूँ तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाए।